लास्ट क्लास में हमने डेटा स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन को कवर कर लिया था। अब हम एरे डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। अब एरे डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि एरे क्या होता है। उसके बाद हम एरे की नीड के बारे में जानेंगे कि एरे ही क्यों, और उसके बाद हम एरे के टाइप्स को देखेंगे, जहाँ पर हम वन डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे दोनों को अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार एरे की तरफ चलते हैं। देखो, जब हम एरे पढ़े उससे पहले हमें थोड़ा सा डेटा टाइप के बारे में जानना होगा। डेटा टाइप का सिंपल सा मतलब इतना सा होता है कि आप जिस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो उस टाइप का डेटा टाइप आप यूज कर लेते हो। ब्रॉडली दो तरह के होते हैं हमारे पास, पहले प्रिमिटिव और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को अपन बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं और नॉन प्रिमिटिव को अपन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं, जिसको हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं और ये हमें रेडीमेड फॉर्म में मिलते हैं। ये ब्रॉडली चार होते हैं हमारे पास। केयर होता है, इंट होता है, फ्लोट होता है और डबल होता है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में अपन सिर्फ जो डिस्कस करते हैं, या तो अपन स्ट्रक्चर को देखते हैं या फिर अपन क्लास को देखते हैं। अगर सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज की बात करें तो वहां पर अपन स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, और सी प्लस प्लस और जावा जैसी लैंग्वेज को देखें तो वहां पर अपन क्लास डेटा टाइप को यूज कर लेते हैं। अब स्ट्रक्चर और क्लास दोनों कैसे होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं या जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है वो केवल और केवल सिंगल वैल्यू को डील करता है। मतलब अगर आपको एक ही वैल्यू को स्टोर करना है तब आप इस तरफ जा सकते हो, और जब आपको सेट ऑफ वैल्यू को डील करना होता है तब आप किस तरफ जाते हो, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ आप मूव होते हो। अब मान लो आपके पास कोई क्लास है, उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उन स्टूडेंट में से आपको किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाना है। ठीक है, अब आप रोल नंबर स्टोर करवाने के लिए क्या करोगे, एक वेरिएबल बनाओगे। अब जो रोल नंबर का नेचर होता है वो कैसा होता है, इंटीजर होता है, बिना पॉइंट वाले नंबर होता है। ऐसा थोड़ी देखा है कि मैंने पूछा कि बताओ बेटा आपका रोल नंबर क्या है, और किसी बालक ने बोला कि मेरा रोल नंबर तो 3.5 है। ऐसा तो कभी नहीं होता, या तो रोल नंबर 3 होगा या फिर रोल नंबर 4 होगा। तो जो रोल नंबर का जो नेचर होता है वो इंटीजर होता है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया इंट टाइप का, और उसका नाम हमने रख लिया रोल नंबर। जैसे हमने ये वेरिएबल बनाया होगा उस टाइम पे मेमोरी में एक 4 बाइट का ब्लॉक बना होगा। अगर अपन 32 बिट कंपाइलर की बात करें तो वहां पर 4 बाइट ऑक्यूपाई किया होगा, और अगर 16 बिट कंपाइलर की बात करें तो वहां पर 2 बाइट का मेमोरी ब्लॉक बना होगा। अभी हम मान के चलते हैं कि हमारा जो कंपाइलर है वो 32 बिट कंपाइलर है, तो वहां पर एक 4 बाइट का ब्लॉक बना होगा, और उस 4 बाइट के ब्लॉक का नाम क्या रहा होगा, रोल नंबर। फिलहाल इसमें गार्बेज रखा हुआ है, और मान के चलो कि इसका जो एड्रेस है वो क्या है, 1020। अभी एक स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाना था तो हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब मान के चलो कि मुझे 5 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाना है, तो हम क्या करेंगे, 5 वेरिएबल बनाएंगे रोल नंबर। तो इस बार हमने क्या किए, इंट टाइप के 5 वेरिएबल बना लिए। इंट रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर एंड रोल नंबर। तो हमने क्या किया, इंट टाइप के 5 वेरिएबल बना लिए। क्या ऐसा हम कर सकते हैं, आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप किसी सेम पीस ऑफ कोड में आप एक नाम के मल्टीपल वेरिएबल आप नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो एरर आ जाएगी आपके पास। देखो, आपने 5 वेरिएबल बनाए और पांचों का नाम क्या रखा आपने, रोल नंबर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इन पांचों वेरिएबल का नाम अलग अलग रखना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया रोल नंबर 1, दूसरा रोल नंबर 2, 3, 4 और 5। क्या इससे काम हो जाएगा, हाँ इससे काम हो जाएगा। टोटल कितनी मेमोरी, 20 बाइट का ब्लॉक बनेगा। क्या वो 20 बाइट का ब्लॉक एक साथ मिलेगा या टुकड़ों में, टुकड़ों में मिलेगा। क्यों, क्योंकि पांचों वेरिएबल जो है वो अलग अलग है। तो ये हमारा पहले वाला केस था। अगर दूसरे वाले केस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 5 वेरिएबल बनेंगे। पहले का नाम होगा रोल नंबर 1, मान लो इसका एड्रेस है 1000। दूसरे का नाम रहा होगा रोल नंबर 2, ये भी 4 बाइट का ब्लॉक है, मान लो इसका एड्रेस है 3080। फिर रोल नंबर 3, मान लो इसका एड्रेस है 1086। फिर रोल नंबर 4, मान लो इसका एड्रेस है
5012 और फिर बना होगा रोल नंबर 5। ये भी 4 बाइट का ब्लॉक है और मान के चलो कि इसका एड्रेस रहा होगा 3120। तो इस तरीके से क्या हो गए, 5 वेरिएबल बन गए। पहला रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 और रोल नंबर 5। एक स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाना था तो हमने एक वेरिएबल बना लिया। 5 स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करवाने हैं तो हमने 5 वेरिएबल बना लिए। अब मान के चलो कि आपको 100 स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करवाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। क्या आप 100 वेरिएबल बना लोगे? जवाब होगा बिल्कुल बना लेंगे। दिक्कत क्या है 100 वेरिएबल बनाने में? ठीक है, 100 वेरिएबल भी हम बना लेंगे, वेरिएबल बनाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन मान के चलो फ्यूचर में इनको अपने को क्या करना है, ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हैं, इनमें डेटा इंसर्ट भी करवाना है। फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट हो तो डेटा को वापस से फेच भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि इन फ्यूचर रोल नंबर हमने सीक्वेंस में अलोकेट किए, किसी 2 स्टूडेंट ने क्या कर लिया, अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया, तो 2 स्टूडेंट ने एडमिशन जब विड्रॉ किया तो 2 रोल नंबर बीच में खाली हो गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको वापस से शिफ्ट करना पड़ेगा, सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। तो फ्यूचर में बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे और जब जब ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे तब तब हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी क्योंकि 100 वेरिएबल आपने बनाए तो 100 वेरिएबल का नाम आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन से वेरिएबल में किस स्टूडेंट का रोल नंबर हमने रखा था। अभी तो 100 स्टूडेंट है, मान के चलो कि ये स्टूडेंट 1000 हो जाए, 5000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, तब क्या करोगे? 1 लाख वेरिएबल थोड़ी बनाओगे, नहीं, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो फिर किस तरफ जाया जाए? तो इसका सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है एरे। एरे बोलता है कि आपके पास एक नाम होगा, उस एक नाम में आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हो। शर्त सिर्फ इतना सा है कि वो मल्टीपल वैल्यूज का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए, मतलब वो होमोजीनियस टाइप का कलेक्शन होना चाहिए। देखो आपको क्या करना है, 5 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है। अभी आपने कितने वेरिएबल बनाए? 5 वेरिएबल बनाए। एरे आपको बोलता है कि आप एक वेरिएबल बनाओ, उस एक वेरिएबल में आप 5 इंट टाइप की वैल्यू को क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। 5 रोल नंबर को आप क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। अभी इन 5 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करने के लिए मेमोरी कंजम्पशन कितना, एक को 4 बाइट, तो 5 के लिए कितना, टोटल 20 बाइट। एरे के केस में मेमोरी कंजम्पशन कितना होगा? एरे के केस में भी मेमोरी कंजम्पशन कितना होगा, 20 बाइट का ही होगा। एरे आपको सहूलियत देता है एक नेम में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाने की। अब एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए जितनी मेमोरी चाहिए होगी, जितने आप स्टोर करोगे उतनी मेमोरी आपको यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। अगर आपको एक रोल नंबर स्टोर करवाना है तो 4 बाइट मेमोरी चाहिए होगी। अगर आपको 5 रोल नंबर स्टोर करवाने हैं तो आपको क्या करना होगा, 20 बाइट मेमोरी चाहिए ही चाहिए। तो एरे के केस में मेमोरी को लेके हमें किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। मेमोरी तो नॉर्मल केस में जितनी कंज्यूम हो रही थी अभी भी उतनी ही मेमोरी कंज्यूम होगी, लेकिन आप एक नेम में क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हो। और वो मल्टीपल वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, सेम टाइप का कलेक्शन होना चाहिए। तो देखो देखा है कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर। अब यहां से फाइनाइट नंबर से मतलब है फिक्स साइज। ठीक है, फाइनाइट से मतलब क्या होगा, यहाँ पर फिक्स साइज की जो आपका एरे होगा वो हमेशा कैसा होगा, फिक्स साइज का होगा। या मैं यूं कहूं कि जब भी आप एरे बनाओगे, एरे बनाने से पहले कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आप स्टोर करवाने वाले हो, इसके बारे में आपको एडवांस में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में एडवांस में जानकारी नहीं है तो फिर आप स्टैटिक टाइप का एरे तो नहीं बना सकते, फिर आपको डायनेमिक एरे की तरफ क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आपके पास डिटेल आ रही होगी तो उस केस में आपको किस तरफ मूव होना पड़ेगा, लिंक लिस्ट की तरफ मूव होना पड़ेगा। तो एरे क्या है, नंबर ऑफ कलेक्शन है, लेकिन जो नंबर ऑफ कलेक्शन है वो कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। मतलब साइज उसकी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए कि आप कितने एलिमेंट को स्टोर करवाने वाले हो। और जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, होमोजीनियस टाइप के होंगे। होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप। किस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन होगा, ये सेम टाइप के एक समान प्रकार के एलिमेंट का क्या होगा, कलेक्शन होगा। आप कंफ्यूज मत हो ना, एक वर्ड और होता है इसके जैसा ही जिसको हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप और हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट टाइप। ये हेट्रोजीनियस वर्ड हम किसके साथ में यूज करते हैं, स्ट्रक्चर के साथ में यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर जो मेंबर आते हैं वो मेंबर अलग अलग नेचर के हो सकते हैं, उनका जो डेटा टाइप है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन एरे के केस में क्या होंगे, एलिमेंट्स होमोजीनियस टाइप के होंगे, एक समान प्रकार के होंगे। इसका मतलब है कि एरे के अंदर या तो हम जो स्टोर करेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, इंटीजर होंगे, या वो सारे के सारे कैसे होंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे, या वो सारे के सारे कैसे होंगे, कैरेक्टर टाइप के होंगे। और जो कैरेक्टर टाइप का एरे होता है उसको अपन जनरली क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। उसके बाद लिखा है
कि एरे कैसा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि एरे किस कैटेगरी में जाता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में जाता है, जहां पर 1 to 1 रिलेशनशिप होती है, और कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट ऑफ सेम टाइप यूजिंग सिंगल नेम। की एक नेम में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, और वो मल्टीपल वैल्यूज कैसी होती है, सेम टाइप की होती है। आगे लिखा है कि इन एन एरे एलिमेंट आर स्टोर्ड इन यूनिक एंड सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 5 इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाने वाले हो, तो पांचों इंट टाइप की वैल्यू के लिए जो मेमोरी का लोकेशन होगा वो लगातार में होगा। एक को 4 बाइट चाहिए तो पांचों को 20 बाइट चाहिए, तो जो 20 बाइट का मेमोरी ब्लॉक बनेगा वो कैसा होगा, लगातार में होगा, और हर एक ब्लॉक का जो मेमोरी एड्रेस होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। पांचों के लिए 5 यूनिक एड्रेस होंगे, मेमोरी का जो कलेक्शन होगा वो कैसा होगा, लगातार में होगा। सक्सेसिव का मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगा, लगातार में होगा। तो हम कह सकते हैं कि एरे क्या है, सीक्वेंस ऑफ मेमोरी ब्लॉक, बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक का क्या है, सीक्वेंस है। एंड एरे इज ए इंडेक्स। एरे कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, जहां पर हर एक एलिमेंट को हम किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे होंगे तब, कि एरे में इंडेक्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अब अगर कुछ एरे की टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है कैपेसिटी, कैपेसिटी के बाद टाइप, बेस, इंडेक्स और लेंथ और साइज। अब 1 बाय 1 करके इनके बारे में अपन समझते हैं कि एरे की कैपेसिटी क्या होती है, एरे की लेंथ क्या होती है, एरे का टाइप क्या होता है, एरे का बेस क्या होता है, और एरे की इंडेक्स क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटी की। ठीक है, अक्सर बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि कैपेसिटी, साइज और लेंथ, ठीक है, ये तीनों एक ही चीज होती है या अलग अलग चीज होती है। अब इन तीनों के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैपेसिटी कब बोलेंगे, लेंथ कब बोलेंगे, और साइज उसको हम कब बोलेंगे। तो कैपेसिटी का मतलब कि कोई भी एरे आपके पास, ठीक है, वो एरे मैक्सिमम कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी। कि एक एरे आपके पास और उस एरे में मैक्सिमम कितने एलिमेंट स्टोर किए जा सकते हैं। अभी कितने किए हैं वो मैटर नहीं करता, मैक्सिमम कितने स्टोर करवाए जा सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एरे की कैपेसिटी बोलेंगे। और एरे की कैपेसिटी हमेशा एरे को डिक्लेयर करते टाइम पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या की जाती है, मेंशन की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी मीन्स maximum number of element and can the array store। कि आपके पास कोई एक एरे है और वो एरे मैक्सिमम कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी होगी। एंड कैपेसिटी ऑलवेज मेंशन इन स्क्वायर ब्रैकेट। हमेशा किस में मेंशन किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में। कौन से होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। इनको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, और इनको हम बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस, राइट कर्ली ब्रेसेस, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, राइट स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो एरे की कैपेसिटी होती है वो किस में मेंशन की जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट में। लेकिन कब, एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन। एरे को डिक्लेयर करते टाइम पे स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, उसकी कैपेसिटी को मेंशन कर देंगे। जैसे आपने एरे बनाया होगा, अब आप डेटा स्ट्रक्चर जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है, सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज आपने थोड़ी बहुत पहले पढ़ी होगी। तो मान लो आपने इस टाइप से कोई एरे बनाया, सबसे पहले डेटा टाइप लिखा, फिर एरे का नाम मान लो आपने ARR लिखा है, और उसके बाद आपने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में क्या मेंशन कर दिया, 6। तो ये जो 6 है वो क्या इस एरे की कैपेसिटी है, कि इस एरे में टोटल कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 6 एलिमेंट। और वो 6 एलिमेंट किस टाइप के होंगे, इंट टाइप के होंगे। और इन 6 के 6 एलिमेंट का नाम क्या होगा, ARR। नाम क्या होगा, ARR। तभी तो बोला कि एरे में हम एक नेम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं, और वो मल्टीपल वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए।
अब ये तो बात किसकी थी, कैपेसिटी की। अगर उसके बाद हम बात करें टाइप की, तो टाइप का मतलब सिंपली होता है डेटा टाइप। टाइप रेफर डेटा टाइप, इट मीन्स हम कह सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू द एरे स्टोर। एरे स्टोर कि हमारे पास एरे है, वो एरे किस तरह की वैल्यू को स्टोर करने वाला है, उसे हम क्या बोलेंगे, एरे का टाइप बोलेंगे। आगे हम बात करते हैं बेस की, लेकिन बेस को डिस्कस करें बेस से पहले अपन एक बार इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। देखो अभी अभी हमने ये देखा था कि एरे के अंदर हम क्या करते हैं, एक नाम होता है हमारे पास, और उस एक नाम में हम क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाते हैं। अब जब एक नाम में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाएंगे तो ये उनको डिफरेंशिएट हम कैसे कर पाएंगे कि हम किस टाइम पे कौन से वाले वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वो तो आपस में क्या होंगे, लड़ने लग जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए हर एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंटीजर नंबर असाइन कर दिया जाता है, और उस इंटीजर नंबर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंडेक्स बोलेंगे। एरे की जो इंडेक्स होती है वो हमेशा किससे स्टार्ट होती है, 0 से, और कहां तक जाएगी, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे एक कम तक। तो मान के चलो कि आपने ऐसा कोई एरे बनाया है और उसकी कैपेसिटी कितनी मेंशन की है आपने, 6 मेंशन की है। तो हुआ क्या होगा, एक 24 बाइट का ब्लॉक बना होगा। ये 24 बाइट का ब्लॉक बना, ये 24 बाइट का ब्लॉक 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और हर एक ब्लॉक का नाम क्या होगा, ARR। हर एक ब्लॉक का नाम क्या रहा होगा यहाँ पर, ARR। क्योंकि एरे यही तो होता है कि हम एक नाम में क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। अब मान के चलो मैंने ऐसा स्टेटमेंट लिखा, ARR असाइन 33, ऐसा स्टेटमेंट लिखा। तो देखो पहली बात तो ये कि स्टेटमेंट लिख ही नहीं सकते, एरर आ जाएगी इसमें, लेकिन अपन अभी क्या कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो हमने लिखा ARR असाइन 33, तो होगा क्या, इस वाले ब्लॉक में डेटा जाएगा, इस वाले ब्लॉक में जाएगा, इस वाले ब्लॉक में जाएगा, इस वाले ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में, या फिर आखिरी वाले ब्लॉक में। तो होगा क्या, ये तो सारे के सारे ब्लॉक का नाम क्या है, ARR। तो ये तो बात क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन हर एक ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो सिर्फ यही वाला ब्लॉक हो, जब हम मैं इस वाले ब्लॉक की बात करूं तो यही वाला ब्लॉक हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अलग से इनको इंटीजर नंबर असाइन कर देंगे, और वो इंटीजर नंबर क्या कहलाएगा, यहाँ पर इंडेक्स कहलाएगा, जो किससे स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से। तो इसको हम बोलेंगे ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 2, ARR ऑफ 3, ARR ऑफ 4 एंड ARR ऑफ 5। तो शुरू कहां से हुआ, 0 से, गया कहां तक, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसमें से एक कम तक। फिलहाल अपने केस में कैपेसिटी कितनी है, 6, तो 6 - 1 5। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to 5 तक हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ पर एक सवाल आपका और बनता है कि एरे की इंडेक्स 0 से ही क्यों स्टार्ट होती है। तो जब अपन सी पढ़ेंगे और सी में जब अपन एरे को डिस्कस कर रहे होंगे, और जब पॉइंटर और एरे को हम मर्ज करने की कोशिश करेंगे, उस टाइम पे हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि एरे की इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट क्यों होती है, 5 से स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते, -10 से स्टार्ट हम क्यों नहीं कर सकते। तो इंडेक्स का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो आप एक लाइन लिख लीजिए कि इन एन एरे वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू अंडर सिंगल नेम। ऐसा हम जानते हैं। सो ईच एलिमेंट an array is differentiate by a integer number called is index। जो हर एक एरे है
एरे के अंदर अपन एक नाम में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाते हैं, तो हर एक एलिमेंट को अलग से डिफरेंशिएट करने के लिए एक इंटीजर नंबर का यूज करते हैं, और वो इंटीजर नंबर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इंडेक्स, एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू कैपेसिटी -1। कहां से शुरू होगी, 0 से, और कहां तक जाएगी, कैपेसिटी -1 तक जाएगी। नाउ बेस ऑफ एरे, तो बेस का मतलब क्या होगा, द स्टार्टिंग बाइट या हम कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट, या हम कह सकते हैं 0th पोजीशन एलिमेंट एड्रेस इज कॉल्ड बेस एड्रेस। जो एरे हमने बनाया, उस एरे को जो मेमोरी मिली, तो उस मेमोरी का जो स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस है, स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस को हम क्या बोल सकते हैं, पहले एलिमेंट का एड्रेस। और एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस का मतलब होता है कि उसके 0th पोजीशन का जो एड्रेस है, उस 0th पोजीशन के एलिमेंट का जो एड्रेस है, उसे हम क्या बोलते हैं, एरे का बेस एड्रेस होता है। अब यहाँ पर जो एक खास बात होती है वो ये होती है कि जो एरे का जो नाम होता है, ठीक है, उस नाम में ही क्या रखा हुआ होता है, उसका बेस एड्रेस रखा हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि एरे नेम itself store बेस एड्रेस। ठीक है, जो एरे होता है उसका जो नाम होता है वो अपने आप में किसको स्टोर करके रखता है, बेस एड्रेस को स्टोर करके रखता है। छोटे से एग्जांपल से इस बात को समझ लीजिए कि मान लो आपने एक एरे बनाया ARR और साइज आपने मेंशन की है लेट्स से 3, तो हुआ क्या होगा, एक 12 बाइट का ब्लॉक बना होगा। ये 12 बाइट का ब्लॉक 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ होगा। हर एक ब्लॉक का नाम ARR रहा होगा। हर एक ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इंडेक्स का यूज किया होगा। 0 से स्टार्ट होती है, 1 और 2। मान के चलो कि इसके स्टार्टिंग बाइट का जो एड्रेस है वो 1018 है, तो ये 4 बाइट का ब्लॉक है, तो आगे वाले ब्लॉक का एड्रेस हो जाएगा 1022 और आगे वाले ब्लॉक का एड्रेस हो जाएगा 1026। अब जो एरे का जो नेम होता है, ठीक है, वो किसको स्टोर करके रखता है, स्टार्टिंग बाइट, फर्स्ट एलिमेंट या 0th पोजीशन 1018, और ये क्या कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो यहां से आपको एक बात पता चली होगी कि एक ऐसा वेरिएबल जो क्या स्टोर करता हो, एड्रेस को स्टोर करता हो, उसको तो अपन क्या बोलते हैं, पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंटर वेरिएबल। तो ये जो लाइन लिखी है ना कि एरे नेम इटसेल्फ स्टोर बेस एड्रेस, ये अधूरी लाइन है, ठीक है। ये कंप्लीट लाइन होती है कि एरे नेम इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट पॉइंटर। एरे नेम इटसेल्फ इज कांस्टेंट पॉइंटर, ठीक है। एरे का जो नेम है वो अपने आप में क्या है, पॉइंटर है, ठीक है। अब पॉइंटर है तो क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। यस ऑफ कोर्स एड्रेस स्टोर कर रहा है, लेकिन पॉइंटर कैसा है, यहाँ पर ये कांस्टेंट पॉइंटर है। कैसा पॉइंटर है, कांस्टेंट पॉइंटर है। और कांस्टेंट का मतलब है कि उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। कैसे पहचान होती है, किसी को भी नहीं बदला जा सकता। ऐसी चीज, ठीक है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में आने से अगर एरर आने लग जाए तो समझ लेना कि आप उसको कभी भी बदल नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरे का नाम है ना ARR, आप असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में कभी भी लिख के देखने की कोशिश करना, सिर्फ इस तरीके से, हमेशा क्या होगी, आपके पास एरर होगी। हमेशा क्या होगी, एरर होगी। क्यों एरर होगी, क्योंकि वो अपने आप में कैसा है, कांस्टेंट पॉइंटर है, और कांस्टेंट पॉइंटर को कभी भी नहीं बदला जा सकता। आगे हम बात करते हैं लेंथ की। ठीक है, देखो कैपेसिटी को भी अभी हमने डिस्कस किया था। तो कैपेसिटी के बारे में हमने देखा था कि एक एरे के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट स्टोर करवाए जा सकते हैं, वो क्या उसकी कैपेसिटी। और एक एरे के अंदर फिलहाल कितने एलिमेंट है, वो उसकी क्या कहलाएगी, यहाँ पर लेंथ कहलाएगी। और उस लेंथ को हम कई बार क्या बोल देते हैं, साइज बोल देते हैं। तो लेंथ के बारे में लिखते हैं
कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअली स्टोर्ड इन दी एरे, कि एक एरे आपके पास, उस एरे के अंदर एक्चुअली फिलहाल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर है, वही क्या है, उसकी लेंथ है। एंड समटाइम्स लेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड साइज। कई बार हम क्या बोल देते हैं, लेंथ को साइज भी बोल देते हैं। लेकिन एक चीज आपने कई दफा देखी होगी कि मान लो कि कहीं पढ़ा होगा आपने कि जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो एरे का डिक्लेरेशन का सिंटैक्स ऐसा होता है, सबसे पहले डेटा टाइप लिखा हुआ होगा, उसके बाद एरे का नेम होगा, और उस एरे के नेम में स्क्वायर ब्रैकेट में अपन क्या मेंशन करते हैं, कैपेसिटी मेंशन करते हैं। लेकिन कई बार आपको कैपेसिटी की जगह क्या देखने को मिल जाता है, साइज भी देखने को मिल जाता है। क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि C++ जैसी लैंग्वेज के जो एरे का जो नेचर होता है, ठीक है, वो एरे का नेचर स्टैटिक टाइप का होता है। कैसा होता है? स्टैटिक टाइप का होता है। और स्टैटिक टाइप का होने की वजह से हमें ये पहले से पता होता है कि उस एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आने वाले हैं। इसलिए हम कैपेसिटी और साइज को इंटरचेंजेबली क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। बाकी एक्चुअल में साइज का मतलब क्या होता है, लेंथ, और लेंथ का मतलब कि उस एरे में फिलहाल कितने एलिमेंट रखे हुए हैं, वो क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी। तो गलत नहीं है। आप C++ जैसी लैंग्वेज में आप कैपेसिटी की जगह क्या मेंशन कर सकते हो, साइज में मेंशन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एरे का जो नेचर होता है यहाँ पर फिलहाल कैसा होता है, स्टैटिक होता है। देखो यहाँ पर जो स्टैटिक मैं बोल रहा हूँ, मैं स्टोरेज क्लास वाला स्टैटिक नहीं बोल रहा हूँ, वो अलग है, रजिस्टर है, स्टैटिक है, एक्सटर्न है, ऑटोमेटिक है। यहाँ पर जो स्टैटिक और डायनेमिक, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टैटिक वर्ड बोल रहा हूँ, कि जहाँ पर एरे की साइज हमें क्या होती है, एडवांस में पता होती है, और इसी वजह से हम यहाँ पर कैपेसिटी मेंशन कर पाते हैं। अब कैपेसिटी मेंशन कर दी तो हमें पहले से पता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आने वाले हैं, इसलिए वो क्या हो जाती है, उसकी साइज हो जाती है। ठीक है। अब अगर डेटा स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में बात करें, ठीक है, तो हम लेंथ कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेंथ ऑफ एरे इज कैलकुलेटेड। क्या फॉर्मूला होता है लेंथ कैलकुलेट करने का? तो जो लेंथ होती है वो बराबर होती है किसकी, यूबी माइनस एलबी प्लस 1 के बराबर होती है। अभी यूबी एलबी क्या है, यूबी इज हाईएस्ट फील्ड इंडेक्स। फील्ड इंडेक्स का मतलब है भरा हुआ इंडेक्स, कॉल्ड अपर बाउंड। और एलबी क्या है, एलबी इज स्मॉलेस्ट फील्ड इंडेक्स, सबसे छोटी भरी हुई इंडेक्स, कॉल्ड लोअर बाउंड। ठीक है। कोई सा भी एरे आपके पास, अगर आपको अपर बाउंड या लोअर बाउंड अगर गिवन है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसकी लेंथ या साइज कैलकुलेट करके आप बता सकते हो कि फिलहाल उस एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रखे हुए हैं। या मैं ये बोलूं कि आपको लेंथ गिवन है, आपको अपर बाउंड गिवन है, और आपसे क्या कैलकुलेट करवाएगा, वो लोअर बाउंड कैलकुलेट करवाएगा कि बताओ इस एरे की लोअर बाउंड क्या है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस बात को, कि मान के चलो ये एरे है आपके पास, 8 एलिमेंट का एरे है, तो ऑब्वियसली उसकी जो इंडेक्स रही होगी वो कहां से कहां तक, 0 से 7 तक रही होगी। और फिलहाल इसमें जो डेटा रखा हुआ है वो रखा हुआ है 33, 44, 55 एंड 66, ये इसमें डेटा रखा हुआ है। तो बताओ यहाँ पर लोअर बाउंड क्या हो जाएगी, सबसे छोटी से छोटी फील्ड इंडेक्स कौन सी है, 2, तो ये क्या हो जाएगी इसकी लोअर बाउंड। और बड़ी से बड़ी फील्ड इंडेक्स कौन सी है, 5, तो ये क्या हो जाएगी इसकी अपर बाउंड। ठीक है, तो लोअर बाउंड क्या 2, अपर बाउंड क्या 5। तो अगर लेंथ की बात करें तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, अपर बाउंड क्या है 5, लोअर बाउंड क्या है 2 प्लस 1, 5 माइनस 2 3, 3 प्लस 1 4। तो इस एरे की जो लेंथ है वो फिलहाल कितनी है, 4। इसका मतलब इस एरे में कितने एलिमेंट है, फिलहाल 4 एलिमेंट रखे हुए हैं, 1 2 3 4। अब आपके दिमाग में अगर ऐसा कोई सवाल आ रहा हो
कि यहाँ पर +1 इसलिए किया है, एरे की इंडेक्स किस कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मान के चलो कि ये एक एरे आपके पास, ठीक है, और इस एरे की इंडेक्स स्टार्ट हो रही है 7 से, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, और यहाँ डेटा रखा हुआ है 6, 2, 9, 5। तो 8 क्या है यहाँ पर, लोअर बाउंड, और 11 क्या है यहाँ पर, अपर बाउंड। तो अब हमें इसकी लेंथ बतानी है। तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, अपर बाउंड क्या है 11, लोअर बाउंड क्या है 8 प्लस 1, 11 माइनस 8 3 प्लस 1 दैट इज 4। बताओ इसमें 4 एलिमेंट है क्या, यस, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर +1 इसलिए नहीं करते कि एरे की इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि लेंथ इज इक्वल टू अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को घटाएंगे और फिर क्या कर देंगे, उसमें +1 ऐड कर देंगे। क्या इस टाइप की इंडेक्स पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली पॉसिबल है। ठीक है, और थ्योरेटिकली तो डेटा स्ट्रक्चर में ऐसे कई सारे सवाल आते हैं। 1D एरे को लेके तो कम आते हैं, 2 डायमेंशनल एरे को लेके तो बतेरे सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि आपको एक एरे की बताएगा कि ये उसकी इंडेक्स रही होगी और कैलकुलेट करवाएगा कि पर्टिकुलर एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन क्या है। जैसे उसने ऐसे दे दिया LA -3 6 -10 90 and calculate address of LA 485। ठीक है, इस टाइप का सवाल आएगा। तो अब ग्राफिकल व्यू बनाने थोड़ी बैठोगे, ठीक है कि नहीं, हम तो पूरा ग्राफिकल व्यू बनाएंगे, उसके बाद 4-4 बाइट इनको अलोकेट करके देखेंगे और फिर बताएंगे कि इस एरे के 4th रो और 85 जो कॉलम नंबर है इंडेक्स में, उसका एड्रेस क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पर देखो इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रही है, -3 से लेके कहाँ तक जा रही है, 6 तक, किसकी, रो की। और कॉलम की इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रही है, -10 से, और कहाँ तक जा रही है, 9 तक जा रही है। अब -3 से मतलब है कि सबसे पहले -3, फिर -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4। अरे इंडेक्स किससे बढ़ती जाती है, हमेशा 1 से बढ़ती जाती है ना। तो -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1, -1 में 1 जोड़ेंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, इस तरीके से। और ऐसे जो कॉलम के इंडेक्स है वो कहाँ से शुरू हो रही है, -10 से। तो -10, -9, -8, -7 अप टू 89, 90, इस तरीके से क्या जाएगी, सॉरी, जो इंडेक्स है वो 89 तक जाएगी। ठीक है, 89 तक, इस तरीके से। तो इस टाइप के सवाल अब अपन अगली क्लास में 1D और 2D दोनों एरे को लेके देखेंगे कि अगर इस टाइप से कोई सवाल आता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो क्लास है इसको यहीं पर अपन कंप्लीट करते हैं। आप अंत तक रुके, उसके लिए आपका धन्यवाद। कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ रुक कर सकते हैं।